हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। दोस्तों, ये है हमारा टेस्ट नंबर 4। ठीक है, तो बाकी के जो टेस्ट हैं उनको आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर। तो ये जो टेस्ट है ये है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित। तो बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत में हम आपसे पूछेंगे कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता था। तो बहुत ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। तो खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में कौन कौन से जीव जो हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं, विषाणु, कवक और जीवाणु, जो कि अपघटक जीव कहलाते हैं। तो कौन कौन से कहलाते हैं, देखिए। विषाणु जो है, वायरस, वो तो कोई जीव होते नहीं हैं, ठीक है, तो डिकम्पोजर्स वो नहीं है। और विषाणु जो है वो केवल सक्रिय रह सकते हैं या निष्क्रिय हो सकते हैं, ठीक है, एक्टिव और इनएक्टिव होते हैं। जो अपघटक जीव कहलाते हैं वो हैं कवक और जीवाणु, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर करेक्ट होगा। इसका मतलब है कि सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, पूछा गया कौन से कथन सही हैं, सत्य हैं। पहला कथन है, स्थलीय पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। दूसरा कथन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। तो किस तंत्र में, किस पारितंत्र में सीधा होता है, किस पारितंत्र में उल्टा होता है, ये बहुत पता होना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि स्थलीय पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है, ये गलत है। दूसरा भी गलत है, जलीय पारितंत्र में सीधा नहीं होता है। तो जो स्थलीय पारितंत्र है इसमें जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, स्थलीय में सीधा होता है, और जलीय पारितंत्र में जैसे कि तालाब, उसमें उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा दिया गया है, दोनों ही गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है। तो चार कारण यहाँ पे हैं, चार ऑप्शन है, कौन कौन सा कारण सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। यहाँ वर्षा अधिक होती है और प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है, या फिर यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, या फिर इस क्षेत्र में विदेशज तथा अतिक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं। चौथा है, यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। तो हिमालय पर्वत प्रदेश में जाति विविधता अत्यंत समृद्ध है। इसका कारण है कि यहाँ पर विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, ठीक है, ये इसका कारण है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं इसमें से। पहला कथन है, यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतः सरकारी संगठन है। दूसरा है, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो वेटलैंड्स इंटरनेशनल ये जो संगठन है, क्या ये अंतः सरकारी संगठन है? जी नहीं, यह एक गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? नीदरलैंड में। ये भी आप याद रखिए, पूछा जा सकता है। ओके, तो पहला तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा सही है, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो यहाँ केवल दूसरा सही है। ओके, और वेटलैंड्स इंटरनेशनल, तो ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। और इसके संबंध में एक कन्वेंशन हुआ था जिसे कहा जाता है रामसर कन्वेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कहाँ हुआ था? ईरान के शहर रामसर में हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ा रामसर कन्वेंशन। और इसी वजह से 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वेटलैंड्स दिवस, या कह सकते हो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। और भारत जो है, हमारा देश, रामसर अभिसमय, अभिसमय कह सकते हो या कन्वेंशन, एक ही बात है। तो रामसर अभिसमय का एक पक्षकार देश है भारत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं भारत में प्रवाल भित्तियाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और सुंदरबन। तो इनमें से कहाँ कहाँ पाई जाती हैं?
देखिए, भारत में मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती। कहाँ कहाँ? एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। देखिए, 2 द्वीप समूह हैं भारत के, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप समूह, तो इन दोनों में ही पाई जाती हैं। इसके अलावा कच्छ की खाड़ी में भी पाई जाती हैं और मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती हैं। ठीक है, सुंदरबन में नहीं पाई जाती हैं। तो ये याद रखना, 4 क्षेत्र हैं मुख्यतः। कौन कौन से, ये आप याद रखिए बिल्कुल, कहीं कभी भी पूछा जा सकता क्वेश्चन है अलग तरीके से बना के। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में और मन्नार की खाड़ी में, इन 4 जगहों पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं भारत में। ठीक है, तो सुंदरबन नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, इसका मतलब है डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम कहते हैं सीएनजी, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो सीएनजी के संदर्भ में आपको बताना है यह हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण है। तो पहला कथन जो है बिल्कुल सही है, सीएनजी जो है वो हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर है। दूसरा कथन है यह सीसा रहित गैस है, तो दूसरा भी कथन सही है, इसमें सीसा नहीं होता है, तो हानिकारक उत्सर्जन भी इसकी वजह से कम होते हैं। तीसरा है यह वायु से भारी है, तो यह वायु से भारी नहीं है, ये वायु से हल्की है गैस। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, इसका मतलब है कि बी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, और सीएनजी में जो मीथेन है वो 80 से 90% गैसीय अवस्था में होती है। सीसा रहित गैस होती है ये, जो कि वायु से हल्की होती है। अब सीसा इसमें नहीं होता है तो बहुत सारे जो हानिकारक उत्सर्जन होते हैं वो कम होते हैं। और जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, उसका उत्सर्जन बहुत कम होता है। जैसे डीजल पेट्रोल अगर यूज़ करते हैं तो उसकी तुलना में अगर हम सीएनजी का प्रयोग करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब गैसों के उत्सर्जन में बहुत कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन से कथन सत्य हैं। बहुत ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। दूसरा कथन है क्योटो प्रोटोकॉल मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। और कौन कौन से सही हैं यहाँ पर? देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल पहले आप समझ लीजिए, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, कब लागू किया गया था? क्योटो जो उपसंधि है यानी क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? क्योटो शहर में, जापान के क्योटो शहर में यूएनएफसीसीसी यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये है फुल फॉर्म। तो इसका तीसरा सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? जापान के क्योटो शहर में। कब हुआ था? दिसंबर 1997 को, 1997 में ये तीसरा सम्मेलन हुआ था यूएनएफसीसीसी का। तो उसमें एक उपसंधि लागू की गई थी, ठीक है, जिसे कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो उसमें ये बात लाई गई थी, ये समझौता हुआ था कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर ले जाना है, यानी जितना 1990 तक था ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन वहीं तक हमको रखना है, उससे आगे नहीं ले जाना है। ठीक है, ये एक बाध्यकारी समझौता हुआ था जिसे कहा गया क्योटो प्रोटोकॉल। लेकिन ये समझौता प्रभावी कब से हुआ, यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो प्रभावी जो हुआ है वो हुआ है रसिया ने जब हस्ताक्षर कर दिए, रूस ने, तब से हुआ, 2005 से हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि क्योटो प्रोटोकॉल मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है, तो ये ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित नहीं है। ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है? उसको कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट है वो है पहला करेक्ट है, 7 का ए। आगे बढ़ते हैं, जैव विविधता एक बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पर। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, या फिर पूरी पृथ्वी पर एक समान रहती है, या फिर ध्रुवों की तरफ बढ़ती है? तो एक क्वेश्चन तो आप तुरंत हटा सकते हो कि पूरी पृथ्वी पर एक समान तो नहीं होगी। अब बताइए कि कहाँ बढ़ती है या घटती है? तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी
भूमध्य रेखा के आसपास बढ़ती है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। दूसरा है, पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। बहुत ध्यान से, चाहे तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं दोबारा, और बताना है कौन कौन से सही हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये है हमारा इक्वेटर, या कह सकते हो 0 डिग्री, या कह सकते हो आप भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कह सकते हो। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे जैव विविधता कम होगी। जैसे जैसे ऊपर के जो अक्षांशों की बढ़ेंगे, अक्षांश जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश है तो ऊपर की तरफ अक्षांश बढ़ते चले जाएंगे। तो जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ है? भूमध्य रेखा की तरफ से है। और जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता अधिक होती है, यानी 0 डिग्री की तरफ जो निम्नतर अक्षांश है, चाहे आप उत्तरी अक्षांश गोलार्ध में कह लीजिए चाहे दक्षिणी गोलार्ध में, जो निम्न अक्षांश है वहाँ पर जैव विविधता अधिक होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जो ताप और वर्षा ये जैसी अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, इसलिए। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है, पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तो पर्वत के संबंध में भी यही स्टेटमेंट करेक्ट है कि ऊपर जो है पर्वत में वहाँ जैव विविधता कम पाई जाती है और नीचे ज़्यादा पाई जाती है। बस ये है स्टेटमेंट का मतलब। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, सी है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, कार्बन क्रेडिट प्रणाली की शुरुआत इनमें से किसके तहत की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली, इसकी शुरुआत किसके तहत की गई थी? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या फिर प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन? तो कार्बन क्रेडिट प्रणाली की शुरुआत की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ही। ठीक है, तो जिसमें कि अब ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली का मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए आप, जो समझौता होता तो ये निर्धारित कर दिया गया था कि सभी देश एक निश्चित, अब जैसे जो बड़े देश हैं तो उनको बड़े क्रेडिट्स वैसे दिए गए, सबके अपने मानदंड बना दिए गए कि इतने मीट्रिक टन तक आप जो है वो कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं। तो अगर मान लो कोई देश, अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो, छोटे तौर पर, कि मान लो 100 मीट्रिक टन किसी से कह दिया गया, किसी कंट्री से, कि भैया मैक्सिमम आप 100 मीट्रिक टन तक कार्बन उत्सर्जन कर सकते हो। अब अगर मान लो उसने इसमें कटौती कर ली, मान लो 95 मीट्रिक टन तक ही कार्बन उत्सर्जन हो पाया या किया, तो उसको 5 कार्बन क्रेडिट मिल गए। ठीक है, अब इस 5 कार्बन क्रेडिट को वो बेच सकता है विश्व बाजार में। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया कार्बन क्रेडिट। अगर 5 मीट्रिक टन कम किया तो उसको बेच सकता है वो किसी दूसरे देश से। ओके, तो ये प्रणाली लागू की थी क्योटो प्रोटोकॉल में ही। तो दोस्तों अब आप बताइए कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन आपको पता थे? ठीक है, और अपना स्कोर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तो दोस्तों कैसा रहा हमारा ये सेशन, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।